नमस्कार, स्वागत है आपका सिबलिंग स्टडी के इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे सोसाइटी इन इंडिया, इंडिया एज ए प्लूरल सोसाइटी। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आखिर ये समाज होता क्या है। वैसे तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सोसाइटी क्या है। जो समाज है वो मनुष्य के बीच जो पाए जाने वाले संबंध है उसके जाल को समाज कहते हैं। अब हम जानेंगे जो भारतीय समाज है इसके जो परंपरागत आधार है वो कौन से है। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले है वर्ण व्यवस्था। इसका उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में, और ये इसके जो ये वर्ण व्यवस्था है इसको 4 भागों में बांटा गया था काम के आधार पर। पहले है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण का काम था वो था पूजा पाठ करना, क्षत्रिय का काम था युद्ध करना या इनकी रक्षा करना, वैश्य का काम था व्यापार करना और खाना जुटाना, और शूद्र का काम था इनकी सेवा करना। पहले जो ये वर्ण व्यवस्था है ये काम के आधार पर इसको विभाजित किया गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसको जन्म के आधार पर ही इसको विकसित किया गया। उसमें जन्म लेगा वर्ण में वो उसका ही एक सदस्य माना जाएगा, उसको काम के आधार पर नहीं, उसको जन्मजात ही वैसे वर्ण में वो रहेगा। इसका कुछ ऐसा कंसेप्ट है। जो ब्राह्मण है इनका काम था पूजा पाठ करना, और क्षत्रिय का काम था रक्षा करना, और वैश्य का काम था अपना व्यापार करना, और शूद्र का था सेवा करना। जो ये वर्ण व्यवस्था है धीरे धीरे इसने ऐसा कह सकते हैं विकराल रूप ले लिया, जिसको आजकल जो जाति व्यवस्था है, हमारी जाति प्रथा है, उसका जो आरंभ है वो यहीं से हुआ। इनका जो वैश्य का भी इतना शोषण नहीं हुआ जितना शूद्र का हुआ। इनको इनके अधिकारों से वंचित रखा गया। इनको ना तो शिक्षा का कोई अधिकार था, और ना तो इनको पहले क्या था कि इनको अगर ये रास्ते में चल भी रहे हैं, यदि उच्च जो ये वर्ण के लोग थे इन पर इनकी परछाई भी पड़ जाए तो वो नहाते थे, अपने आप को अपवित्र मानते थे। कुछ ऐसा इसने विकराल रूप ले लिया था बाद में। तो अब हम बात करेंगे आश्रम व्यवस्था। आश्रम को भी 4 भागों में विभाजित किया गया। जो मानव का जो एक जीवन काल है उसको औसतन 100 साल का माना गया, और इसको 25-25 में इसको डिवाइड किया गया। जो सबसे पहला था वो था ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य आश्रम में आते हैं 25 साल तक के लोग। इसमें व्यक्ति पूजा पाठ करता है और वेदों का, पुराणों का अध्ययन करता है, मतलब एक तरह से वो शिक्षा प्राप्त करता है। 25 साल तक वो बिल्कुल ब्रह्मचार्य उसका पालन करता है। उसके बाद 25 से 50 के जो बीच का एक आश्रम है उसको कहते हैं गृहस्थ आश्रम। उसमें व्यक्ति उसको कहते हैं गृहस्थ। ये था 50 वर्ष तक, 25 से 50। और इसमें क्या था कि जो व्यक्ति है वो विवाह करता था और अपना अच्छे से जीवन यापन करता था, संतान उत्पन्न करता था। और उसके बाद 25 और ये हो गया 50। और इसके बाद आएगा वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में जो व्यक्ति है वो धीरे धीरे जो अपने सामाजिक जो एक हमारा व्यवस्था है उसमें, जैसे कहीं जाना है, किसी शादी विवाह में जाना है, या कुछ भी ऐसी जो सामाजिक हमारे आधार माने जाते हैं कि जैसे हमें यदि कहीं किसी की मृत्यु हो रही है तो वहां जाना है, शादी है वहां जाना है, वो धीरे धीरे उन बंधनों से मुक्त हो जाता था। और वो जो अपना एक कह सकते हैं अपने बच्चों पे उसकी जिम्मेदारियां सौंप देता था और खुद धार्मिक कार्यों में वो लग जाता था। और ये था 50 से 75 तक। और 75 के बाद आता है सन्यास। इसमें व्यक्ति ने जो कुछ भी जीवन में उसने सीखा है, वो चाहे शिक्षा के माध्यम से सीखा है, चाहे अपने उसने जैसा एक्सपीरियंस किया है उसके बेस पे उसने सीखा है, वो लोगों में वो ज्ञान बांटता था। वो घर छोड़कर या तो जंगलों में मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाता था, या मतलब कहीं गांव में, बस्तियों में जाकर लोगों को ज्ञान बांटता था और अपना जीवन यापन ऐसे ही करता था। वो अपने सारे जो मोह माया है उसको त्याग कर ईश्वर की प्राप्ति के लिए वो जाता था, घर छोड़कर वो चला जाता था। तो ये था आश्रम व्यवस्था। अब है पुरुषार्थ। ये भी 4 भागों में इसको बांटा है। अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष है। इसमें व्यक्ति जो इसका धर्म, जैसे मान लीजिए वो दया भावना है उसके अंदर, वो दान करता है। ये एक व्यक्ति का इसमें
एक सामाजिक विकास भी होता था और इसके ये उद्देश्य भी होते थे कि एक जो व्यक्ति का जीवन है वो कैसा होना चाहिए, ना तो वो किसी को हानि पहुंचाए, समाज का भी विकास करे और अपना जो ये काम और मोक्ष की प्राप्ति तो वो लास्ट में करेगा। काम जैसे उसका है कि एक तो उसको ऋणों से भी मुक्ति चाहिए थी। हमारे जो परंपरागत आधार है इसमें ऋणों का भी विचार है। 4 प्रकार के ऋण होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो उसमें से जो ये काम है इसमें वो विवाह करेगा और अपने वंश को आगे बढ़ाएगा और अपने जो पितृ ऋण है उससे भी वो मुक्ति पाएगा, संतान उत्पन्न करके उनका भी वैसे ही पालन पोषण करके और अपने माता पिता की सेवा करके वो इस ऋण से उऋण हो सकता है। तो ये था पुरुषार्थ। फिर ऋणों का विचार, जैसे हमने पहले भी बात करी, हिंदू धर्म में क्या होता है कि कहा जाता है कि व्यक्ति पर 4 तरह के ऋण होते हैं। देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है और अतिथि ऋण है। तो जो इसका निवारण है वो हम कर सकते हैं। जो देव ऋण होते हैं उसमें हम पूजा पाठ करेंगे और धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, लोगों को हानि नहीं पहुंचाएंगे, तो इससे हम उऋण हो सकते हैं देव ऋण से। जो ऋषि ऋण है, हम ज्ञान प्राप्त करके अपने गुरुओं का आदर करके इससे हम उऋण हो सकते हैं। और जो हमारा पितृ ऋण है, हम विवाह करके, संतान उत्पन्न करके, उनका वैसे ही पालन पोषण करके और अपने माता पिता की भी वैसे ही सेवा करके जैसे उन्होंने बचपन में बड़े लाड प्यार से हमें पाला होता है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने माता पिता को अच्छा जीवन दे। और लास्ट में आता है अतिथि ऋण। हम लोगों पे अतिथियों का भी ऋण होता है, तो हमें अतिथियों का भी सम्मान करना चाहिए। आजकल ये मूल्य जो है वो इतना रहे नहीं है, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि जो ये ऋणों का विचार है ये इसलिए था ताकि समाज में जो व्यवस्था है, इज्जत है, बनी रहे और व्यक्ति अपना जीवन यापन जो है वो अच्छे से करे। अब कर्म का सिद्धांत है, यदि लोग अच्छा ना भी करना चाहे, जो हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो कर्म है, यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आप अच्छा ही उसका फल पाएंगे, यदि आप दुष्कर्म करेंगे तो वो आपको भुगतना पड़ेगा। यदि लोगों को अच्छा कर्म ना भी करना हो तो किसी के मन में ये डर तो होता है कि यदि मैं बुरा करूंगा तो मेरे साथ भी बुरा होगा, वो इस डर से अपराध करने से रुक जाता है। तो ये भी एक अच्छा आधार है। फिर आता है पुनर्जन्म का सिद्धांत। व्यक्ति, कहा जाता है हिंदू धर्म में ऐसा भी कहा जाता है कि जो पुनर्जन्म होता है, व्यक्ति जो इस जन्म में कर रहा है, यदि वो अच्छा कर रहा है तो अगला जो उसका जन्म होगा वो वहां पे अच्छी सुख सुविधा उसको मिलेगी, वो अच्छा जीवन यापन करेगा। लेकिन यदि वो अपना बुरा व्यवहार करता है तो उसको वो भुगतना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि पुनर्जन्म का भी सिद्धांत है। इसलिए हमें अपने कर्म जो है वो अच्छे करने चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। और फिर है आत्मा का अमरत्व। कहा जाता है कि शरीर नश्वर है लेकिन जो आत्मा है वो अमर है, ना तो वो जलती है, ना तो हम उसको भिगा सकते हैं, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। और ये आत्मा का अमरत्व, जैसे व्यक्ति होता है कि पुराने कपड़ों से उब जाता है तो उसको छोड़ता है और नए कपड़े ले आता है, वैसे ही आत्मा का भी है, वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में वो निवास करती है, दूसरे शरीर को वो अपनाती है। फिर जो भारतीय समाज के जो परंपरागत आधार में है वो एक है जॉइंट फैमिली। पहले क्या होता था कि संयुक्त परिवार होता था। संयुक्त परिवार यानी 4-5 पीढ़ियों के लोग साथ रहते थे, जैसे दादा दादी है, माता पिता है, ताऊ ताई है, परदादा है, परदादी है, बुआ है और जो भाई है उनकी भाभियां हैं, उनके आगे बच्चे हैं। इस तरह से बहुत सारे पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे और वो एक ही रसोई का जो पका हुआ भोजन है वो खाते थे, एक ही निवास स्थान में रहते थे। लेकिन अब ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। संयुक्त परिवार एक तरह से अच्छा भी था, वहां पे बच्चों का पालन पोषण करना इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि उनको देखने के लिए बहुत सारे लोग होते थे। लेकिन आज के लोगों को क्या है कि न्यूक्लियर फैमिलियां हैं, यदि दोनों वर्किंग है तो फिर बच्चों का जो विकास है, वो सामाजिक विकास उस तरह से नहीं होगा क्योंकि माता पिता तो कमाने में बिजी हो जाएंगे, लेकिन जो बच्चे हैं वो पता नहीं कैसी कैसी आदतें सीखेंगे। आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी है, पता नहीं फोन में क्या क्या बच्चे सीखते हैं और अपने जो मूल्य है उसको भूल रहे हैं, उनको कोई संस्कार नहीं मिल रहे और वो अपनी संस्कृति को भी भूलते जा रहे हैं। और देखिए नशा जो हमारे समाज में है वो कैसी बुराई फैल गई है और भी बहुत सारे चीजें जो है वो बच्चा सीख रहा है माता पिता के अभाव में, क्योंकि वो तो दिन भर नहीं रहते, रख देते हैं कि किसी नैनी को। अब उसे भी क्या पड़ी हुई है कि वो किसी बच्चे को अच्छे संस्कार दे, हो सकता है कुछ दे पर ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। तो इस तरह से ये जो समस्याएं हैं वो बढ़ रही है
और एक है जाति व्यवस्था, जिसका मैंने उल्लेख किया था पहले कि ये जो वर्ण व्यवस्था है इससे ही इसका स्वरूप हमें देखने को मिलता है कि ये धीरे धीरे सोशल चेंज ऐसा हो गया कि ये जाति व्यवस्था में ये परिवर्तित हो गया। और जो उच्च जाति होती है जन्म पर आधारित, व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वो मरने तक उसी जाति का सदस्य रहता है, वो बदल नहीं सकता। जैसे वर्ग होता है यानी क्लास, हम अच्छा पढ़ लिख कर यदि कोई पहले चपरासी होगा तो वो एक दिन कलेक्टर भी बन सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति ने जन्म ले लिया शूद्र जाति यानी जो भी नीचे जातियां हैं, जो निम्न वर्ग की जातियां हैं, यदि हमने उसमें जन्म ले लिया तो हम मरने तक उसी जाति के सदस्य रहेंगे। हम चाहे जितना मर्जी कमा लेंगे लेकिन हम उच्च जाति के नहीं कहलाएंगे। ऐसा इसमें ऐसी ये व्यवस्था है हमारी। ये अच्छी है बुरी है इसके बारे में तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। और जाति व्यवस्था में क्या होता था कि इनका बहुत ज्यादा शोषण हुआ। जो निम्न जातियों के लोग थे, यदि ये रास्ते में चलते थे तो इन्हें टोका जाता था कि तू इधर से चला, मुझ पे परछाई पड़ गई, मेरे घर पर परछाई पड़ गई, तुम इधर से नहीं आओगे, तुम्हारे लिए रास्ता ही नहीं है। और कुछ लोग हरियाणा में कुछ ऐसी जाति थी, वो जो उच्च जाति के लोग थे वो क्या करते थे कि उनको जो निम्न जाति के लोग थे उन्हें कहते थे कि तुम बर्तन ले आया करो, जब तुम चलते हो तुम रास्ते में थूकते हो और तुम इसको अपवित्र कर देते हो। मतलब इतना गंदा व्यवहार उनके साथ किया जाता था पहले, लेकिन अब तो स्थिति बदल गई है और इनको पढ़ने का भी कोई अधिकार नहीं था। जो निम्न जाति की जो स्त्रियां थी उनको आभूषण पहनने का भी अधिकार नहीं था और उनसे काम भी ऐसे ही करवाए जाते थे कि जैसे कहीं गाय मर गई या कहीं साफ सफाई करनी है तो इन सब चीजों के लिए इनका शोषण होता था और इनको इनके अधिकारों से वंचित रखा जाता था। लेकिन अब अच्छा है, समाज बदल रहा है, ये जो कुरीतियां ये धीरे धीरे खत्म हो रही है। व्यक्ति को समझ आ रहा है जो ये जाति है ये मानव ने ही बनाई है। और इसके बाद आता है जजमानी व्यवस्था। पहले क्या होता था कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। जैसे किसी के पास यदि आटा ज्यादा है तो वो अपने पड़ोस में जाएगा और उसको कहेगा कि अगर तेरे पास आटा नहीं है, तेरे पास चावल है तो तू मुझे वो दे दे। इस तरह से ये व्यवस्था होती थी। और जजमानी व्यवस्था में ऐसा भी होता था कि जैसे कोई पंडित है तो यदि किसी को पूजा पाठ करवाना होता था तो वो उन्हीं पंडित को वो बुलाते थे। और जब वो पंडित या बूढ़े हो जाएंगे, वो नहीं आ पाएंगे तो वो अपने बेटे को आगे भेजेंगे। मतलब ये वंशानुगत चलता रहता था और एक पारिवारिक संबंध बन जाता था उन लोगों के साथ। तो ये ऐसा था। और अब आता है संस्कार। संस्कारों का भी उल्लेख है हमारे परंपरागत जो आधार हम पढ़ रहे हैं। 16 संस्कार माने जाते हैं। और जैसे जन्म होता है, फिर मुंडन होता है, अन्नप्राशन होता है और ऐसे बहुत सारे संस्कार होते हैं। विवाह भी एक संस्कार है। कहा जाता है कि विवाह करना भी जरूरी है। और अंतिम जो संस्कार है वो होता है दाह संस्कार होता है। ये टोटल 16 संस्कार होते हैं। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो ये थे हमारे परंपरागत आधार। अब हम पढ़ेंगे जो इंडिया है, इंडिया में जो सोसाइटी है वो कैसी सोसाइटी है। ये है बहुल समाज है हमारा। ये बहुल समाज क्या होता है कि जहाँ पर बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं, धर्मों के लोग रहते हैं, नृजाति प्रजाति इस तरह के बहुत सारे लोग रहते हैं और वो एक साथ रहते हैं, यानी भारत में ही रहते हैं। तो ऐसी सोसाइटी को कहा जाता है बहुल समाज, जहाँ पे बहुत सारी विविधता होती है। और इसमें अब हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। विविधता और सह अस्तित्व है तो विविधता, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं एक दूसरे का सहयोग करते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं। और फिर है आपसी निर्भरता, हम एक दूसरे पे निर्भर भी है। जैसे कुछ कृषि करते हैं, कुछ डॉक्टर है, हम ये तो नहीं देखते कि ये किस संस्कृति का है, किस जाति का है। कोई बीमार है तो वो डॉक्टर के पास ही जाएगा। किसी को सब्जियां चाहिए तो वो किसी किसान से संपर्क करेगा या बाजार में जाएगा, खरीद कर लाएगा। वो ये तो नहीं देखेगा कि किस जाति के लोग ने इसको उगाया है, किसने बेचा है। तो हम निर्भर भी है। और जन्मजात संस्कृति का संरक्षण भी हम करते हैं। हम जिस संस्कृति में जन्म लेते हैं हमें उस पर प्राउड भी होता है, हम उसको बचाना भी चाहते हैं और लोगों को हम बताते भी है कि हमारी संस्कृति में ये चीजें हैं। यदि आपको अच्छी लगे तो आप भी अपना सकते हैं। हम ऐसी कुछ बात करते हैं। और सांस्कृतिक गुणों का संरक्षण, ये जो सांस्कृतिक गुण है, ये जो संस्कृति है, ये है ही हमारा सीखा हुआ व्यवहार। हम सीखते हैं कि जैसे हम नमस्ते करते हैं तो हम हाथ जोड़ते हैं। कुछ लोग हैं वो मुंह में थूक देते हैं और कुछ लोग हैं कुछ जातियों या जनजातियों के लोग हैं और कुछ लोग क्या करते हैं कि जब किसी विवाह में या किसी अन्य फंक्शन में वो मिलते हैं तो वो रोते हैं बिना बात के।
वो अब उनका उनका कल्चर है, हम उस पे वो तो नहीं कर सकते कि तुम ऐसा क्यों करते हो, गलत हो, तुम गलत हो। तो सबका अपना अपना अपनी अपनी संस्कृति होती है, यानी अपना अपना सीखा हुआ व्यवहार होता है और उनको वही उचित लगता है, इसलिए वो ऐसा करते होंगे। और क्षेत्रवाद का विकास, इसकी ये कह लो ये कमी भी है, क्योंकि इसमें क्षेत्रवाद का विकास भी होता है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं हम उसी संस्कृति को हम एक सर्वोच्च मानते हैं और दूसरे की संस्कृति को हम हीन भावना से देखने लगते हैं कि ये तुम्हारी संस्कृति में क्या है, तुम्हारी अच्छी नहीं है संस्कृति, हमारी अच्छी है, हमारे यहाँ तो ऐसा है वैसा है, कुछ ऐसा। और फिर संघर्षों की उत्पत्ति भी यहीं से होती है। संघर्ष होने लगता है जब हम संस्कृति के नाम पे या धर्म के या भाषा के नाम पे हम लड़ते हैं कि तुम्हारी भाषा तो अच्छी नहीं है, तुम्हारा धर्म भी अच्छा नहीं है। तो ये संघर्षों को भी कहीं ना कहीं जन्म देता है, और ये है सहिष्णुता। तो इसमें क्या है कि बेशक हम अलग अलग जातियों के धर्मों के लोग हैं, लेकिन जो हमें जोड़े रखता है वो एक तो है हमारा जैसे संविधान है। इसमें ना तो किसी जाति को कुछ अच्छा दर्जा दिया गया है, ना ही किसी को ऐसे कहा गया है कि इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा। यहाँ पे सब जो व्यक्ति है वो समान है कानून की नजर में, और संविधान में सबके लिए बराबर प्रावधान है। ये जो छुआछूत है, जाति है, इसके लिए जैसे आर्टिकल 17 है हमारा, तो इसमें अस्पृश्यता को खत्म करने की बात की गई है और इसमें समान अवसर लोगों को दिए जाते हैं, चाहे वो नौकरी है या जो भी कोई व्यवसाय करना चाहता है उसको धर्म या जाति के आधार पर उसको ऐसे इंगित नहीं किया जाएगा कि तू ये नहीं कर सकता। और अब हम बात करेंगे कि है तो बहुत विविधता, लेकिन विविधता में भी एकता है। भारतीय जो समाज है इसकी एक खूबी ये है कि इसमें विविधता में भी एकता है। भू राजनीतिक एकता, बेशक यहाँ पे बहुत सारी प्रजातियों जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन हम जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको तो हम अपना शेयर कर रहे हैं। हम कहलाते हैं कि हम भारतीय हैं और भारत का एक अपना भौगोलिक क्षेत्र है। तो इस तरह से हम एकता में विविधता में भी हमें एकता देखने को मिलती है। ऐसा तो नहीं है कि हमने एक जाति ने कोई अलग ही देश बसा कर रखा है, कहे तो हम इंडियन ही जाएंगे। और फिर है भाषीय एकता। भारत में पता नहीं कितनी बोलियां होगी और 22 जो हमारी भाषाएं हैं उसका उल्लेख तो संविधान में भी हमें देखने को मिलता है। सबको बराबर अधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हिंदी अच्छी है, पंजाबी अच्छी है या तमिल अच्छी है, सबको बराबर इसमें देखा गया है। और सामाजिक सांस्कृतिक एकता, कहीं कहीं तो संघर्ष भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें हमें संघर्ष ही देखने को मिलता है। हम दूसरे की संस्कृति को हम जानने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि हमें कुछ बात अच्छी लगती है तो हम उसको अपनाते हैं। तो इसमें सांस्कृतिक एकता भी है। और क्षेत्रीय विविधता है पर राष्ट्रीय भावना है। हम क्षेत्र के नाम पर नहीं लड़ते। यदि देश पर कोई संकट आ जाए हम उसको एकजुट होकर हम उसका सामना करते हैं और उसका समाधान निकालने की हम कोशिश करते हैं। जैसे अभी पाकिस्तान के साथ कुछ हो रहा था, तो बेशक जो तो बॉर्डर पे थे वो तो सचेत थे ही, लेकिन हमारे मन में भी एक ऐसी भावना थी कि अगर कुछ ऐसा हो जाएगा तो हम भी जाएंगे। तो हमारे एक वी फीलिंग जो होती है वो सब में भारतीयों में जो है वो देखने को मिलती है। ये हमारी खूबी है और कहा जाता है कि हम बहुत ही सीधे और अच्छे लोग हैं। और ये है फिर है संविधान एकता का आधार। कोई ना चाहकर भी यदि कोई ऐसा करना चाहे कि किसी की संस्कृति को या किसी की भाषा को गंदा बोले, और संविधान में इसके लिए भी अलग अलग प्रावधान किए गए हैं किसको कौन सा दंड देना है। अगर हम किसी की मानसिक या शारीरिक रूप से हम किसी को कष्ट पहुंचाएंगे तो हमें दंड मिलेगा। कोई इस डर से भी इसका पालन करता है और समाज में अच्छे से रहता है। तो ये भी एक संविधान की नज़र में सब एक है, कानून की नज़र में सब एक बराबर है, किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। फिर है लोक परंपराएं और कला। जो हमारी लोक परंपराएं हैं, जैसे कोई दिवाली है, कोई शहरों में तो एक दिन की मनाते हैं, गांव में होता है 3-3 4-4 दिन लोग नाचते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं। और जो दूसरी संस्कृति या दूसरी जाति के लोग हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं, सराहना करते हैं कि ये आपका अच्छा कल्चर है। इस तरह से हम एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। और हमारे जैसे कला है, कला में जैसे डांस है, कथक है, भांगड़ा है, घूमर है, इस तरह के और भी बहुत सारे नृत्य है हम सीखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हिमाचल के हैं, कुछ ये घूमर जैसे राजस्थान का है, कुछ ऐसे मतलब प्रत्येक जो स्टेट है उसके अपना अपना एक नृत्य है,
क्लासिकल जिसको डांस जिसको कहा जाता है, और वो हम सब लोग सीखते हैं। वो हम नॉर्थ के लोग, साउथ के हैं चाहे नॉर्थ के हैं, कहीं के भी हम सीखने का प्रयास करते हैं और उसको मनोरंजन के रूप में भी ले लेते हैं। और लास्ट में आता है आपका आर्थिक और सामाजिक परस्पर निर्भरता। हम आर्थिक रूप से भी एक दूसरे पर निर्भर है। हम ऐसा नहीं देखेंगे कि ये तो इस कास्ट का है, हम यहाँ पर जॉब नहीं करेंगे, या ये इस धर्म का है, हम यहाँ पर नौकरी नहीं करेंगे। जहाँ पर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखेगी हम वहाँ पर जाएंगे, काम करेंगे। और सामाजिक परस्पर निर्भरता है, जैसे हमारे कहीं पर मसाले ज्यादा होते हैं, कहीं पर आटा यानी गेहूं ज्यादा होते हैं, चावल ज्यादा होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग और वहाँ के लोग ही वहाँ पर जो है वो वहाँ का अनाज खाते हैं, वो पूरे देश में जाता है जहाँ पर उसकी कमी है। जैसे हिमाचल में, कश्मीर में है, वहाँ पर सेब होते हैं, तो वो पूरे भारत में जाते हैं और उसका लुत्फ पूरे भारत के लोग उठाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि एक ही कल्चर के लोग उसको खाते हैं, या एक धर्म के या एक जाति के, ऐसा नहीं है। इसलिए ये जो है वो विविधता में भी एकता है। और आजकल जैसे इस बार या 2-3 सालों से जो हो रहा है, मानसून बड़ा ही विकराल रूप लेकर आता है। आपदा, तो आपदा जैसे हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, बहुत सारे लोगों को दिखते हुए लोगों के घर छिन गए, अपने लोग, उनकी डेथ हो गई, बह गए। तो जो दर्द हम लोगों ने महसूस किया वो किसी अन्य जो स्टेट में लोग हैं उन्होंने भी महसूस किया, और उन्होंने अपने अपने स्तर पर मदद करने की भी कोशिश करी, उन्होंने डोनेट किया। मतलब ये जो वी फीलिंग है वो हम इंडियंस के अंदर है, और जैसा दर्द हमने महसूस किया उन्होंने भी वैसा दर्द महसूस किया, और उन्होंने सोचा कि हम जितना भी कमा रहे हैं यदि हम उसका 3-4% भी उन लोगों को देते हैं, वो भी तो आखिरकार इंसान ही है जिन्होंने अपने घर खोए हैं। ऐसी ऐसी जो है वो हमारे अंदर जो है वो वी फीलिंग भी है। तो ये था आज का हमारा सोसाइटी इन इंडिया, और इंडिया एज ए प्लूरल सोसाइटी, कि कैसे हमारा जो भारतीय समाज है वो एक बहुल समाज है, और कैसे यहाँ पर विविधता में भी एकता पाई जाती है। ये थे इसके कुछ पॉइंट्स। मैं आशा करती हूँ कि ये आपको समझ आए होंगे, और यदि आपको ये वीडियोज अच्छी लग रही है तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आने वाले दिनों में मैं आपके लिए इनके जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आऊंगी, क्योंकि जो ये टॉपिक है इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, और मैं आपके लिए ऐसे टॉप के क्वेश्चन लेके आऊंगी जो आपके एग्जाम में सीधे आपसे पूछे जाएंगे, और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। आने वाली जो वीडियोस है वो और भी इंटरेस्टिंग होगी। आप हमारे चैनल पर बने रहे, हमारे चैनल को दूसरों के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये नोटिफिकेशन जो है जल्दी मिले और आप इसे जल्दी देखें और अपने सिलेबस को जल्दी से कवर करें। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।